हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम रैंकर्स। हम सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके थे जिसमें हमने देख लिया था व्हाट इज एडजॉर्प्शन, व्हाट इज एब्जॉर्बेंट, व्हाट इज एब्जॉर्बेट, एंथैल्पी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द एडजॉर्प्शन क्या होती है। ठीक है, ये हम लेक्चर 1 में देख चुके हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने सारे कवर कर दिए थे। अब हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। आपका जो एडजॉर्प्शन है ये दो टाइप का होता है। एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, एक होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। मतलब अगर आपके जो पार्टिकल ऑफ एडजॉर्बेट आर हेल्ड बाय द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट बाय द फिजिकल फोर्स वन द वर्ल्ड फोर्सेस, मतलब आपका जो एब्जॉर्बेंट है और उस पे जो एब्जॉर्बेट के पार्टिकल्स आके एडजॉर्प्शन का फिनोमेना दिखा रहे हैं, अगर वो वीक फोर्सेस सिंपली वन द वर्ल्ड फोर्सेस से अगर वो हेल्ड हो रखे हैं तो वो होगा आपका क्या, फिजिकल एडजॉर्प्शन। लेकिन अगर ये कोई केमिकल फोर्स से बाइंड हो, मतलब कोई केमिकल बॉन्ड बना ले, मान लीजिए आपका कोई भी ऐसा एब्जॉर्बेंट है जो एब्जॉर्बेट के साथ केमिकल रिएक्शन दे सकता हो और बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता हो, तो उस टाइम पे जो एडजॉर्प्शन हो रहा है वो आपका होगा क्या, केमिकल एडजॉर्प्शन। राइट, तो ये दो टाइप का हो गया। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में इनसे पूछ लेता है व्हाट इज फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड व्हाट इज केमिकल एडजॉर्प्शन, तो इसका थ्योरी लिखना होता है। बट सबसे ज्यादा अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें जो भी पॉइंट आप देखेंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट से आपका क्वेश्चन जनरेट हो सकता है और क्वेश्चन आएगा भी। आप आगे देखेंगे क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। जैसे पहला पॉइंट है आपका जो ये फिजिकल एडजॉर्प्शन है, इट अराइजेस बिकॉज ऑफ वन द वर्ल्ड फोर्सेस। क्वेश्चन आगे आप देखेंगे, विच टाइप ऑफ फोर्सेस इन्वॉल्व इन फिजिकल एडजॉर्प्शन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो आपका आंसर क्या होगा, बंडल वॉल फोर्सेस। ठीक है, नाउ दिस इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, ये कोई भी नेचर में स्पेसिफिक नहीं होते हैं क्योंकि इनमें किसी टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है। देखिए, जब कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होना होता है तब ये स्पेसिफिक नेचर वाली बात आ जाती है कि हाँ भाई ये आपका रिएक्टेंट है और ये इसी से रिएक्ट करके एक बॉन्ड बना सकता है क्योंकि उनकी अपनी एक प्रॉपर्टीज होती है। बट ये तो सिंपल एडजॉर्प्शन है, कोई भी सरफेस है और उस पे आउटर गैसेस पार्टिकल्स आके एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं सरफेस पे, तो इसमें कोई भी स्पेसिफिक नेचर नहीं होता है। नाउ दिस इज रिवर्सिबल नेचर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने शायद इसके बारे में आपको कल भी डिस्कस किया था। आपको 4 पॉइंट दे दिए थे और पूछा था कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। उसमें ये पॉइंट था कि आपका जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो रिवर्सिबल इन नेचर। यस, सिंस इसमें बाइंडर्स फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ही वीक फोर्सेस से बाइंड हो रखे होते हैं, दोनों एब्जॉर्ब हो रखे होते हैं, तो उनको रिवर्सिबल होना कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। नाउ फोर्थ, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, मोर इजिली लिक्विडेबल गैसेस आर एब्जॉर्ब्ड रेडली। यस, दिस इज करेक्ट। और ये भी आपका एक क्वेश्चन है, आप अभी क्वेश्चन देखेंगे आगे, उसमें आपको 4 गैसेस दी जाएंगी, 4 गैसेस का आपको क्रिटिकल टेम्परेचर दे दिया जाएगा। वो पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो फास्ट एब्जॉर्ब होगी ऑन द सरफेस ऑफ एनी एब्जॉर्बेंट। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी है एब्जॉर्बेट की, मतलब हम गैसियस मॉलिक्यूल्स बोल लेते हैं अभी यहाँ पे, उनकी जो एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करेगी डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट होगी। जो गैस इजीली लिक्विडिफाई हो जाएगी वो ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज लो, ये भी आपका क्वेश्चन आया था। अगर आपने लेक्चर 1 देखा है तो उसमें एक पॉइंट दे रखा था क्वेश्चन में, जिसमें बोल रखा था एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज हाई, आई थिंक 100 किलो जूल पर मोल समथिंग दे रखा था। तो देखिए कितनी है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल। तो ये डेटा आपको नहीं, ऐसा नहीं है कि डेटा याद ही रखना है, लेकिन हाँ दिमाग में रखना है कि लो होती है, और कितनी लो होती है, मतलब 100 से नीचे ही होती है। तो ये केवल 20 to 40 किलो जूल पर मोल फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में इतनी लो होती है। देखिए मैंने पॉइंट आपको बता दिए, लेकिन अगर आप अपने कंसेप्ट से भी सोचेंगे तो बहुत ही क्लियर है कि मान लीजिए कोई भी सरफेस है, उस पे गैसेस पार्टिकल आके बैठ गए हैं, आपकी रूम में इतनी सारी चीजें पड़ी रहती हैं जिन पे डस्ट पार्टिकल्स आके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए आपको कुछ भी ज्यादा एंथैल्पी की जरूरत होती है नहीं, तो लो होगी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से बाइंड होते हैं वो नहीं, मतलब वीक फोर्सेस होंगे, कौन से, वान डेर वाल्स फोर्सेस होंगे।
ठीक है, और रिवर्सिबल भी हो जाएगा क्योंकि आप उसको इजिली मतलब रिवर्सिबल करा सकते हैं। ये तो अभी मैंने 5 पॉइंट कवर किए। अब जब हम केमिकल एब्जॉर्प्शन के भी 5 पॉइंट देख लेते हैं, जिससे हमें इन दोनों में एक कंपैरिजन पता चल जाएगा। देखिए, पहला आपका जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है, इट इज कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद ये एब्जॉर्प्शन जनरेट होता है। दिस इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। यस, अगर आपका एब्जॉर्बेंट एब्जॉर्बेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं। इसकी वजह से दिस इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कोई भी चीज पड़ी हुई हो उसमें केमिकल एब्जॉर्प्शन हो गया, नहीं। बॉन्ड फॉर्मेशन होना है मतलब हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। हर पॉइंट को माइंड में रखना है क्योंकि वो पॉइंट देके ही क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपके माइंड में पॉइंट नहीं है, कंसेप्ट नहीं है और आप कोई भी पॉइंट स्किप कर गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर है दिस इज इरिवर्सिबल। दिस इज ऑल्सो राइट। मान लीजिए कोई भी रिएक्शन प्रोसीड हो गई है, तो फिर क्या, अगर वो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है तो क्या आप उसे करा सकते हैं? नहीं करा सकते। तो इस वजह से दिस इज इरिवर्सिबल इन नेचर। जैसे अगर वो एक बार एब्जॉर्प्शन हो गया तो वो अपने आप रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ना भाई। डिफरेंट टाइप के बॉन्ड ब्रेक हुए और नए बॉन्ड फॉर्म हो गए, तो अब रिवर्सिबल कैसे होगा? ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ वन। दिस इज ऑल्सो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैसेस विच कैन रिएक्ट विद द एड्सॉर्बेंट, सो केमिकल एड्सॉर्प्शन। देखिए, ये भी गैसेस पे डिपेंड करता है। कोई भी एब्जॉर्बेंट है जो एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना दिखाएगा, केमिकल एड्सॉर्प्शन स्पेशली वही गैस दिखा सकती है जो उस एब्जॉर्बेंट के साथ क्या करेगा, इजीली रिएक्ट करेगा, इजीली रिएक्ट कर लेगा। तो ये भी क्या है, गैस के नेचर पे डिपेंड करती है। नाउ इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज हाई, इसमें हाई होती है 80 to 240 किलोजूल पर मोल, 80 to 240 किलोजूल पर मोल। ठीक है, ओके। क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि अगर कोई मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए देख रहा हो तो उसको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अकरेंस ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन? अभी मैंने जस्ट बताया आपको, बीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। इसका आंसर सिंपली 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, बीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, नाउ फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन विच हैज हायर इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन, किसमें? केमिकल एब्जॉर्प्शन 80 to 240 किलोजूल पर मोल, 80 to 240 किलोजूल पर मोल। ठीक है, और इसमें क्या है, फिजिकल वाले में ओनली 20 to 40। तो आपका आंसर तो वैसे कंसेप्ट से ही क्लियर था कि केमिकल वाला ही हो सकता है। ठीक है, फिर भी अगर आप डेटा भी लिखना चाहें तो आप इसको भी लिख सकते हैं। अब हम इसकी कुछ पॉइंट और देख लेते हैं, जैसे कि ये जो आपका फिजिकल एब्जॉर्प्शन है ये लो टेम्परेचर पे होगा, ये मैंने आपको लेक्चर 1 में बता दिया था। ठीक है, तो ये लो टेम्परेचर पे होगा और ये डिक्रीज हो जाएगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे फिजिकल एब्जॉर्प्शन आपका डिक्रीज हो जाएगा, जैसा कि लेक्चर 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ 7, नो एप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड। कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है फॉर द फिजिकल एब्जॉर्प्शन। ये भी आपका एक क्वेश्चन में पॉइंट पूछा था। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया, दिस इज करेक्ट। जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज्यादा रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, स्पेशली फिजिकल एब्जॉर्प्शन। इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसको कराने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं है, इंथैल्पी बहुत ही लो है, जस्ट 20 to 40 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा ये उतना फास्ट होता चला जाएगा। ठीक है, अब केमिकल वाले में बात करते हैं, यही सरफेस एरिया। केमिकल वाले में ये सरफेस एरिया पे तो डिपेंड करता है, बट इट टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ये देखिए, सरफेस एरिया दोनों डिपेंड करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल हो। उसका कारण ये है, सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगे इन द केस ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन, एंड केमिकल साइट्स इंक्रीज होंगी इन द केस ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ओके, अब इसके बाद देखते हैं, इट्स रिजल्ट इनटू मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स ऑन एब्जॉर्बेंट सरफेस अंडर हाई प्रेशर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
आपका जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो मल्टी लेयर फॉर्मेशन करता है, यही आपका जो केमिकल एडजॉर्प्शन है वो केवल यूनिमोलिकुलर लेयर बनाता है। क्योंकि फिजिकल एडजॉर्प्शन में कुछ नहीं, जस्ट एडजॉर्प्शन हो रहा है, जब तक रेजिडुअल फोर्सेस काम कर रहे हैं होता रहेगा। बट केमिकल में क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक ही बॉन्ड बन गया, काम खत्म। तो केवल ये यूनिमोलिकुलर होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके जैसे ये क्वेश्चन आ रखा है, ये थ्योरेटिकल में आया हुआ था कि आपका जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है इज मल्टी लेयर्ड व्हाई द केमिकल एडजॉर्प्शन इज मोनोलेयर्ड। क्यों? मैंने आपको बताया अभी कि जो केमिकल एडजॉर्प्शन वाला है उसमें एडजॉर्प्शन होता है बाय अ बॉन्ड फॉर्मेशन, और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इनका नेचर काफी स्पेसिफिक हो जाता है। अगर आपका एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेट दोनों रिएक्ट करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तभी केमिकल एडजॉर्प्शन होता है, और वो एक ही बार हो सकता है, मतलब वो केवल मोनोलेयर बना सकता है। ठीक है, ओके अब हम क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट आपको बताना है। मोर इजली लिक्विफाइलेबल गैसेस आर एब्जॉर्ब्ड रीडली, दिस इज करेक्ट। मैंने आपको बताया था जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वो उतनी जल्दी लिक्विडिफाई हो जाएगी, और जो गैस जितनी जल्दी लिक्विडिफाई होगी वो उतनी ही अच्छी एब्जॉर्ब हो जाएगी। दिस इज करेक्ट। नाउ under high pressure it result into multi-molecular layer on adsorbent surface, this is also correct। दिमाग में रखना कि बात हो रही है फिजिकल एडजॉर्प्शन की। आप क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये देख लेना कि बात किसकी हो रही है, फिजिकल एडजॉर्प्शन की हो रही है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, फिजिकल एडजॉर्प्शन में मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्मेशन होती है। वही केमिकल में क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब केवल वन लेयर, राइट। Now, enthalpy of adsorption is low and positive. This is also correct. Physical वाले में क्या था, 20 to 40 किलोजूल पर मोल, लो थी, and positive no, it's negative. So this is wrong. लो तो होती है बट नेगेटिव होगी अगर एडजॉर्प्शन है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो आपका केमिकल हो। आपका डेल्टा एच ऑलवेज नेगेटिव। नाउ इट अकर्स बिकॉज ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस, दिस इज करेक्ट। फिजिकल एडजॉर्प्शन अकर्स बिकॉज ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस, राइट। तो ये क्या हो गया आपका आंसर, इसमें क्या है, सी है। सी इज योर आंसर बिकॉज दैट वाज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके नाउ which one of the following characteristic is not correct for physical adsorption, कौन सा करेक्ट नहीं है। ओके adsorption increases with increase in temperature, this is wrong, पहला ही गलत है। फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, दिस इज रॉन्ग। आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। नाउ एडजॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस, दिस इज करेक्ट फॉर बोथ केसेस। डेल्टा जी निगेटिव है और आपका एडजॉर्प्शन दोनों के लिए स्पॉन्टेनियस होता है। नाउ बोथ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी एडजॉर्प्शन आर नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एडजॉर्प्शन ऑन सॉलिड इज रिवर्सिबल, दिस इज करेक्ट फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन। दिमाग में रखना, दो पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं कि बात किसकी हो रही है, केमिकल एडजॉर्प्शन या फिर केमिकल एडजॉर्प्शन या फिर फिजिकल एडजॉर्प्शन। तभी आप करेक्ट आंसर को टिक कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए, तभी इसका क्वेश्चन सही होगा। और ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे हैं, जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए उन पॉइंट्स को देके बस ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा पॉइंट फिजिकल को बिलोंग कर रहा है, कौन सा केमिकल को। ओके Which one of the following is not a property of physical adsorption? Is not a property. Okay, not a property. Now higher the pressure, more the adsorption. This is correct. देखिए अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन आपका बढ़ेगा। Greater the surface area, more the adsorption. This is also correct. सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो फिजिकल के केस में रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगे, तो उसकी वजह से एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। Lower the temperature, more the adsorption. This is also correct. टेम्परेचर डाउन होगा तो एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। यूनिलेयर एडजॉर्प्शन अकर्स, दिस इज रॉन्ग। फिजिकल के केस में मल्टीलेयर फॉर्मेशन होता है, केमिकल के केस में यूनिलेयर फॉर्मेशन होता है। तो ये पॉइंट किसका है, केमिकल का, ना कि फिजिकल का। सो आंसर इज डी, राइट। ओके ए पर्टिकुलर एडजॉर्प्शन प्रोसेस हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। दो कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है आपको, एक प्रोसेस है जिसकी दो कैरेक्टरिस्टिक वो आपको दे रहा है,
ठीक है, पहला उसने बोला है इट अराइजेस ड्यू टू वैन डर वाल्स फोर्सेस, तो दिमाग में एकदम से हिट करना चाहिए, वैन डर वाल्स फोर्सेस मतलब फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा। ओके, इट इज रिवर्सिबल, अब तो क्लियर हो गया कि ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन ही है। अब आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एड्जॉर्प्शन इज मोनोलेयर, दिस इज रॉन्ग। ऊपर जो पॉइंट दिए हैं उनसे उन्होंने हमको ये क्लियर कर दिया कि ये पॉइंट फिजिकल एड्जॉर्प्शन के हैं, मतलब वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में बात कर रहे हैं और पहला पॉइंट दे रहे हैं कि ये मोनोलेयर होता है। दिस इज रॉन्ग, आपका आंसर ए ही होगा क्योंकि ये मल्टीलेयर होता है। ओके, एड्जॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एड्जॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। Enthalpy of adsorption is greater than 100 kilojoule. This is also wrong. Enthalpy of activation is low. This is right. I think इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ओके ओके ओके, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इस वजह से आपका ए बी सी तीनों रॉन्ग है। आपका आंसर है इसमें डी। ओके, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। देखिए क्वेश्चन इसीलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि हमें इसमें ये कंफ्यूज कर देता है, हम केवल पॉइंट देखते चले जाते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। तो इसमें करेक्ट पूछा था और फिजिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में बात हो रही थी। नाउ नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट टू द एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सॉलिड सरफेस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग देम। आपको इनकरेक्ट बताना है फॉर द एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन ए सॉलिड सरफेस। ओके, इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज नेगेटिव, दिस इज करेक्ट, ये तो दोनों के लिए नेगेटिव होती है। एनर्जी अपीयर्स एज हीट, ये भी मैंने कल आपको बताया था लेक्चर 1 में, अगर नहीं देखा तो प्लीज एक बार देख लो उसको जाके, क्योंकि जब आप सीक्वेंस में देखते हो ना तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा। नाउ सी, ऑन एड्जॉर्प्शन द रेजिडुअल फोर्सेस ऑन द सरफेस आर इंक्रीज्ड, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। अगर एड्जॉर्प्शन होता चला जा रहा है तो रेजिडुअल फोर्सेस गिरते चले जाएंगे, अगर रेजिडुअल फोर्सेस इंक्रीज होते चले जाएंगे ऐसे तो हमेशा एड्जॉर्प्शन होता ही रहेगा। जैसे जैसे एड्जॉर्प्शन होता है रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो डिक्रीज होते चले जाते हैं। तो आपका क्या है आंसर, इनकरेक्ट पूछा था, मतलब सी। एंट्रोपी ऑफ एड्जॉर्प्शन नेगेटिव, दिस इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर बोथ द प्रोसेस, केमिकल और फिजिकल दोनों के लिए पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? बोथ आर इंडोथर्मिक, बोथ आर इंडोथर्मिक, ठीक है, बोथ आर इंडोथर्मिक आपसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक मैंने कल आपसे बात की थी, जब हीट रिलीज होती है मतलब डेल्टा एच जब निगेटिव होता है तो होता है वो एक्सोथर्मिक, और मैंने आपको बताया था एड्जॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है क्योंकि उसका डेल्टा एच हमेशा निगेटिव है। तो दोनों के दोनों इंडोथर्मिक, ये आपका गलत है, ठीक है, दोनों एक्सोथर्मिक देता तो एक बार हम सही करते, लेकिन ये तो आपका गलती है। केमिकल एड्जॉर्प्शन इज एंडोथर्मिक बट फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। बोथ आर एक्सोथर्मिक, दिस इज करेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट दोज आर वैलिड फॉर, among the following statements regarding the adsorption those are valid for। ये आपको 4 पॉइंट दिए हैं, पूछा है कि इनमें से कौन से पॉइंट्स एड्जॉर्प्शन के लिए वैलिड हैं। देखते हैं पहला पॉइंट, डेल्टा एच बिकम्स लेस नेगेटिव एज एड्जॉर्प्शन अकर्स, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। ये मैं बता दूं, डेल्टा एच आपकी नेगेटिव होती है, एड्जॉर्प्शन होता है, और जैसे ही एड्जॉर्प्शन होता चला जाता है डेल्टा एच आपकी लेस नेगेटिव होती चली जाती है, और एक स्टेज ऐसी आती है जब आपका एड्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन मतलब आपका एड्जॉर्ब होना और रिमूव होना मतलब दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका करेक्ट है, इसको आप माइंड में रखना, ये पहला पॉइंट आपका करेक्ट है कि जैसे ही एड्जॉर्प्शन होता चला जाएगा आपका डेल्टा एच बिकम्स लेस नेगेटिव, मोर नेगेटिव टू लेस नेगेटिव होता चला जाएगा। नाउ देखिए कारण ये है कि आपका जब एड्जॉर्प्शन हो रहा है तो आपकी सरफेस एनर्जी गिर रही है,
मतलब हीट निकल रही है, तभी तो आपका डेल्टा एच निगेटिव है। जब एड्सॉर्प्शन होता चला जाएगा तो वो धीमे धीमे एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस गिरती चली जाएगी, तो वो हीट जो निकल रही है वो कम निकलती जाएगी, मतलब डेल्टा एच लेस निगेटिव होता चला जाएगा। ठीक है। दूसरा है, ऑन द गिवन एड्सॉर्बेंट अमोनिया इज एब्सॉर्ब्ड मोर देन नाइट्रोजन गैस। देखिए ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और ये पॉइंट करेक्ट भी है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको अमोनिया और नाइट्रोजन दो गैसेस दे दी जाएं तो उनमें से आपका जो अमोनिया है वो इज एब्सॉर्ब मोर, उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि अमोनिया का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है नाइट्रोजन से। ठीक है, तो इसकी वजह से अमोनिया को लिक्विडिफाई करना इजी होता है। और मैंने आपको पॉइंट में बताया था कि जो गैस जितना इजीली लिक्विडिफाई हो जाएगी उसका एब्जॉर्प्शन उतना ही फास्ट होगा। तो आपका पहला पॉइंट भी सही है, दूसरा पॉइंट भी सही है। नाउ थर्ड, on absorption the residual forces acting along the surface area increases. wrong. जैसे absorption होता चला जाएगा रेजिडुअल फोर्सेस गिरते चले जाएंगे, दिस इज रॉन्ग। with increase in temperature equilibrium concentration of the absorbate increases, this is also wrong. तो आपका आंसर क्या है? सी, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ओके, तो अभी हम जो एक पॉइंट बात करके आए हैं आपसे अमोनिया और नाइट्रोजन वाली, उसका हम डिस्कस कर लेते हैं। वो पॉइंट है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर से अगर आप ऊपर गए उसके बाद आप गैस को लिक्विडिफाई नहीं कर सकते। देखिए, गैस को लिक्विडिफाई करने के लिए जरूरी है गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस बने रहें। जैसे ही वो अट्रैक्टिव फोर्सेस बने रहेंगे, आप प्रेशर लगाएंगे तो वो फोर्सेस और ज्यादा इंक्रीज होके वो एक दूसरे के क्लोज आके लिक्विडिफाई हो सकती है। बट आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? मॉलिक्यूल से दूर जाते हैं ना। मान लीजिए कोई भी गैस है जिसको आप लिक्विडिफाई कर सकते हैं, आपके पास अभी ऑप्शन है कि हाँ मैं इस गैस को लिक्विडिफाई कर सकता हूं क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। बट जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को और दूर दूर भेज रहे हैं। तो जब आप एक स्टेज ऐसी आएगी कि मॉलिक्यूल्स इतने दूर हो जाएंगे कि आप प्रेशर भी लगाएंगे तब भी आप उसे लिक्विडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो वो होता है आपका क्या? क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके बाद आप अपनी गैस को लिक्विडिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके। तो अब जो पॉइंट आपको देखना है, मैं आपको बार बार बोल रही हूं कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वो इजीली लिक्विडिफाई हो जाएगा। क्यों बोल रही हूं? क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब है, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब है कि उसको उस स्टेज तक लाने में, मतलब उसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑलरेडी हैं। उसमें जब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑलरेडी हैं तभी तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि हमको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है उसको उस स्टेज में लाने पे कि उसको लिक्विडिफाई ना किया जा सके। इस वजह से आप ये मान के चलिए कि जिसमें भी क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, उसको इजिली लिक्विडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी उस पॉइंट की बात। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है आपका HCl NH3Cl2 लिक्विडिफाइड मोर इजिली देन परमानेंट गैसेस सच एज हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, O2। मतलब अगर आपको परमानेंट गैसेस जैसे H2, N2 या O2 दे रखे हो और उनके कंपेरिजन में आपको दे रखे हो अमोनिया, HCl वगैरह, तो इनको लिक्विडिफाई करना इजी है। ठीक है, और जो लिक्विडिफाई इजी हो जाएंगी वो एड्सॉर्ब फास्ट होंगी। ओके, तो देखिए जो मैंने आपको क्रिटिकल टेम्परेचर बताया, जस्ट वही ये बात मैं आपसे बोल रही हूं कि क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब है कि उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं। जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया अपनी लैंग्वेज में वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, कंसेप्ट आपको पता है ना, तो आप मतलब विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन को कर लेंगे। बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और कुछ नहीं है इसमें। आपको क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखे हैं, आपको 4 गैस हैं उनके क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखे हैं। पूछा है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा गिवन अबव प्रेडिक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस शो द लीस्ट एब्जॉर्प्शन। इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो लीस्ट एब्जॉर्प्शन दिखाएगी? रिमेंबर, जिसका टीसी सबसे ज्यादा
वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन दिखाएगी क्योंकि वो इजिली लिक्विडिफाई हो जाएगी। तो आपको वो गैस ढूंढनी है जो लीस्ट एब्जॉर्प्शन दिखाए, मतलब जिसका टीसी सबसे कम हो, क्रिटिकल टेम्परेचर। वो किसका है आपका? H2 का। H2 पे टिक मार दो, सिंपल। मतलब अगर आपको कंसेप्ट पता है ना तो आपको टाइम नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसलिए कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। तो अभी तक हम जो बात कर रहे हैं केवल क्रिटिकल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, लेकिन देखो दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। अट्रैक्टिव फोर्सेस, एक टर्म और है जो अट्रैक्टिव फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है, वो है आपका ए, वान डेर वाल्स कांस्टेंट ए। अगर आपको क्वेश्चंस में ए की वैल्यू दे दी जाए, मान लीजिए आपको 4 वैल्यू दे दी है ए की, कि ये जो आपकी गैसेस हैं जिनके लिए ए की वैल्यू ये है, आप बताइए इनमें से कौन लीस्ट एब्जॉर्प्शन या फिर फास्ट एब्जॉर्प्शन दिखाएगा, मोर एब्जॉर्प्शन दिखाएगा। तो देखिए जिसमें ए की वैल्यू ज्यादा, ए क्या है आपका? वान डेर वाल्स कांस्टेंट है जो रिप्रेजेंट करता है अट्रैक्टिव फोर्सेस को। जितनी ए की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, मतलब वो गैस उतनी अच्छे से लिक्विडिफाई कर ली जा सकती है। तो देखो दो बातें दिमाग में रखनी है, ए की वैल्यू दे या टीसी की वैल्यू दे, दोनों से आप निकाल सकते हैं कि कौन सी गैस फास्ट या लीस्ट एब्जॉर्ब होगी। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में पहला वाला पॉइंट तो हमने क्लियर कर लिया कि आपकी जो अमोनिया गैस है वो फास्ट एब्जॉर्ब होती है देन N2, मैंने अभी आपसे जस्ट क्लियर कर लिया ये वाला पॉइंट। दूसरा बात करते हैं, कह रहा है कि पाउडर सब्सटेंस आर मोर इफेक्टिव ऑन एब्जॉर्बेंट। क्यों? आप जो भी एब्जॉर्बेंट ले रहे हैं उसका पाउडर फॉर्मिंग क्यों ले रहे हैं? उसका कारण क्या है? देखिए आप मान लीजिए कोयला ले रहे हैं, कोयला को आप उसको क्रश करके पाउडर क्यों बना रहे हैं? चारकोल आप ले रहे हैं, पाउडर ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? उसका कारण यह है कि जब आप सॉलिड को क्रश करके उसका पाउडर बना देंगे तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतने ज्यादा रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस, मतलब उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन। तो यही कारण है कि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए आपको उसका पाउडर फॉर्म लेना पड़ता है। जो कैटलिस्ट भी आप यूज करेंगे ना उनको भी आप पाउडर फॉर्म में लेंगे, क्योंकि उसमें भी सेम फिनोमेना काम करता है, सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए आपको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ओके, तो ये भी क्वेश्चन वही था कि क्यों फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस को ही आप लेते हैं एज ए एब्जॉर्बेंट टू इंक्रीज सरफेस एरिया। देखिए कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, सीरियसली कुछ नहीं है क्वेश्चंस में। फिजिकल एब्जॉर्प्शन आर रिवर्सिबल वाइल केमिकल एब्जॉर्प्शन आर इरिवर्सिबल। मैंने आपको बताया केमिकल एब्जॉर्प्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाते हैं, नए बॉन्ड टूट चुके हैं, पुराने बॉन्ड टूट चुके हैं, नए बॉन्ड बन चुके हैं। अब जब नए बॉन्ड बन गए, पुरानों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वो रिवर्सिबल कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जस्ट ये बताने के लिए कि कितने क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं केवल उन 9 पॉइंट से, कितना क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। सेम है कि टेम्परेचर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम देखेंगे अभी जब हम आइसोथर्म पढ़ेंगे, तब प्रेशर का और टेम्परेचर का इफेक्ट अच्छे से देखेंगे। देखिए फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे एब्जॉर्प्शन घट जाता है। यही अगर आप केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करें तो पहले जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है फॉर केमिकल रिएक्शन, फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, वो आपको मिल जाएगी, वो केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए फेवरेबल होगी। तो एक स्टेज तक तो एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, बट एक पॉइंट के बाद क्या होता है कि आपने अब टेम्परेचर बढ़ाया तो एब्जॉर्प्शन गिरना शुरू हो जाता है। तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, वो मैं आगे इसको बताऊंगी। तो ये वही है, टेम्परेचर का इफेक्ट है, क्यों पार्टिकल का साइज आपको स्मॉल करना पड़ता है, मतलब उसको क्रश करना पड़ता है। क्वेश्चंस ऑल आर सेम क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, टेम्परेचर का इफेक्ट देख लेते हैं। देखिए टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, ये आपका क्या है? फिजिकल एब्जॉर्प्शन। आपने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, आपकी बाई एक्सिस एक्स है आपका कि कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, और एम है आपका टोटल। ठीक है, टोटल में से कितना एब्जॉर्ब हो रहा है ये बता रहा है आपका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब टोटल में से कितना एब्जॉर्ब हुआ। पूरा तो नहीं हो जाएगा, जितना ही ज्यादा गैस आ रही है ऐसा थोड़ी है कि पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ उसका एक्सटेंट ही तो ऐसा होगा जो एब्जॉर्ब होगा। वो है आपका x/m जो बाई एक्सिस पे है। यह आपका टेम्परेचर है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे एब्जॉर्प्शन गिरता चला जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ समझ में आया? ठीक है,
टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, चाहे लीच-विटली प्रिंसिपल से समझ लीजिए चाहे कंसेप्ट से समझ लीजिए, पॉइंट ये है कि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एडजॉर्प्शन गिरेगा। यही जब आप केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो इनिशियली ये एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है, देखिए इनिशियली ये बढ़ रहा है, यहां तक ये इंक्रीज हुआ, बट उसके बाद क्या हुआ, डिक्रीज होना शुरू हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज क्या होता है, ये हेल्प करता है टू अचीव एक्टिवेशन एनर्जी फॉर केमिकल एडजॉर्प्शन। इनिशियली ये फेवरेबल है, बट जैसे ये एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंचा, सर्टेन आफ्टर ए मैक्सिमम कर्व इट इंक्रीज मोर टेम्परेचर, केमिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज। जैसे ये इस पॉइंट पे पहुंचा उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है ही नहीं, रिएक्शन हो गई है, उसके बाद टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो वो उसको फेवरेबल नहीं करेगा बल्कि उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और एडजॉर्प्शन को डिक्रीज और कर देगा। तो ये आपका इफेक्ट है। ये थ्योरेटिकल में पूछा जाता है, थ्योरेटिकल में आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द टेम्परेचर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर फॉर फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। तो ये आप ग्राफ बनाइए, लैंग्वेज को लिखिए, ये ग्राफ आप बनाइए तो अच्छा इफेक्ट डालता है, ठीक है। नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अगर आप प्रेशर का इफेक्ट देखें, प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि आप जब भी प्रेशर अप्लाई करेंगे तो एडजॉर्प्शन आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। बट एक स्टेज तक, आपका एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि जब पॉसिबिलिटी नहीं है, सरफेस एरिया पे रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस ही नहीं है, तो आप कितना भी प्रेशर लगाते रहो एडजॉर्प्शन कहां से होगा भाई, पॉसिबल ही नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि वो रिएक्शन रिवर्स होने लग जाती है और एक इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाता है, वो है आपका ये प्रेशर। मतलब इनिशियली जब आपने प्रेशर लगाया तो ये एडजॉर्प्शन इंक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ, बट एक स्टेज के बाद अब नहीं इंक्रीज होगा क्योंकि अब पॉसिबल है ही नहीं, जितनी उसकी कैपेसिटी थी उतना उसने एडजॉर्ब कर लिया। अब इस पॉइंट के बाद अब एडजॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है, तो इस पॉइंट पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाता है, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड इक्वल टू अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड, मतलब रिवर्स होने लग गया रिएक्शन, जो एडजॉर्ब कर रहा था वो वापस छोड़ने लग गया, ठीक है। तो इसे कहते हैं, इस प्रेशर को कहते हैं इक्विलिब्रियम प्रेशर। अब देखो दो टर्म में आपको यहां पे बता दूं, एक टर्म आप सुनेंगे आइसोथर्म, एक टर्म आप सुनेंगे आइसोबार। आइसो माने होता है सेम, आइसो माने होता है सेम, थर्म टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं, थर्मल, ठीक है। तो आइसोथर्म, जब आप ग्राफ बनाएंगे, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, जैसे ये ग्राफ है इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो दीज ग्राफ्स आर आइसोथर्म। और यही आप अभी पीछे ये ग्राफ बना के आए थे, इनमें प्रेशर कांस्टेंट था, ठीक है, केवल टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा था, ठीक है। तो प्रेशर कांस्टेंट था तो इन्हें क्या कहेंगे, आइसोबार। बार यूज करते हैं प्रेशर के लिए क्योंकि प्रेशर की यूनिट होती है बार, ठीक है। तो अगर आपका प्रेशर सेम है तो उन ग्राफ्स को बोलेंगे आइसोबार, अगर आपका टेम्परेचर सेम है तो उन ग्राफ्स को बोलेंगे आइसोथर्म। तो ये दो, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है ना इतना लंबा नहीं लिखता है कि ऑन सेम टेम्परेचर या ऑन सेम प्रेशर, वो सिंपली लिख देगा राइट डाउन द आइसोथर्म, राइट डाउन द आइसोबार। तो आपको पता होना चाहिए आइसोथर्म या आइसोबार किसे कहते हैं। ये वो ग्राफ्स हैं जो प्रॉपर्टी को कांस्टेंट रख के ड्रॉ किए जाते हैं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्म ड्रॉ हो रहा है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबार ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं, आई थिंक ओके, दिस टू क्वेश्चंस आर रिमेनिंग। देखिए, इफ x इज द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट एंड m इज द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट, मतलब x जो है वो आ रहा है, x जो है वो आ रहा है, और m क्या है आपका टोटल, मतलब टोटल है आपका, इतना एरिया है जिसपे हो सकता है, और x आपका आ रहा है, ठीक है। तो x y m जो मैंने आपको बताया था, एक्सटेंड ऑफ एब्जॉर्प्शन की, कितना एब्जॉर्प्शन हो सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये आपसे पूछा है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर बढ़ाने पे ये बढ़ता है, मतलब ये प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, और टेम्परेचर बढ़ाने पे ये घटता है, मतलब ये आपका रेसिप्रोकल टू टेम्परेचर है। तो एक्स वाई एम, दिस इज द रिलेशन। तो आपका क्या सही होगा, आपसे पूछा है रिलेशन इज नॉट, आपसे रॉन्ग वाला स्टेटमेंट पूछा है। तो पहला देखते हैं, आपका जो एक्सटेंट ऑफ आइसो एड्सॉर्प्शन है वो प्रेशर का फंक्शन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस इज करेक्ट, प्रेशर का फंक्शन है। टेम्परेचर का फंक्शन है एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज आल्सो करेक्ट। घट रहा है या बढ़ रहा है वो बात अभी नहीं करें, बस ये बात करें कि फंक्शन है या नहीं, डिपेंड कर रहा है या नहीं, ऑब्वियस डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। तो आपका पहला दूसरा दोनों सही है।
अब आपका P इक्वल टू प्रेस ऑफ टेम्परेचर एंड कांस्टेंट दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अभी हमने दोनों ग्राफ बनाए हैं। आपका दिस इज रॉन्ग क्योंकि करेक्ट आपका क्या होगा, दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, तो आंसर इज डी, आंसर इज डी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू एंजॉयड दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।